Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हमने एनालॉग की सीरीज स्टार्ट कर ली थी। एनालॉग की सीरीज में हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हमें क्या पढ़ना है, प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको ध्यान हो, जिसने भी देखा होगा, उसमें हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की कुछ स्पेसिफिकेशन पढ़ी थी। लाइक इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट आई कितनी थी, आरएमएस आउटपुट करंट कितनी थी, एवरेज आउटपुट करंट कितनी थी, आरएमएस एसी आउटपुट करंट कितनी थी और रिपल फैक्टर कितना था। तो मैं जल्दी जल्दी इनको रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या वैल्यू आई थी। इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट आई की वैल्यू आई थी आई एम साइन ओमेगा टी या फिर आई एम साइन एल्फा व्हेन एल्फा इन बिटवीन 0 to पाई एंड 0 व्हेन एल्फा इन बिटवीन पाई to 2 पाई। एवरेज वैल्यू आई थी उसकी आई एम बाई पाई। आर एम एस वैल्यू आई थी उसकी आई एम बाई 2 और ए सी आर एम एस वैल्यू आई थी उसकी आई डैश आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट आई आर एम एस होल स्क्वायर माइनस आई डी सी होल स्क्वायर और रिपल फैक्टर आया था 1.21। तो जिसने भी पहला लेक्चर नहीं देखा है, इसके पहले वाला लेक्चर देख लें। उसके बाद उसी कंटिन्यूएशन में हाफ वेव रेक्टिफायर को कंटिन्यू करते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की रिमेनिंग स्पेसिफिकेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, इनपुट पावर कि हमने कितना इनपुट पावर अप्लाई किया और हमें कितना आउटपुट पावर मिला। तो हम बेसिकली डीसी पावर की बात करेंगे, हमने कितनी डीसी पावर अप्लाई की, हमें कितनी डीसी पावर मिली। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि उसकी इफिशियंसी कितनी है, वो कितना इनपुट पावर को कितना डीसी पावर में कन्वर्ट कर रहा है, वही क्या हो जाएगी, उसकी इफिशियंसी हो जाएगी। डीसी डायोड वोल्टेज के डायोड के एक्रोस जो वोल्टेज आ रहा है उसकी डीसी वैल्यू कितनी होगी, उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी, वही कहलाएगा डीसी डायोड वोल्टेज। मैक्सिमम डीसी आउटपुट वोल्टेज, मैक्सिमम आउटपुट कब मिलेगा, जब इंटरनल ड्रॉप जीरो हो जाएंगे। और इंटरनल ड्रॉप्स कहाँ कहाँ होंगे, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बाइंडिंग, जो अपनी बाइंडिंग है सेकेंडरी बाइंडिंग, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस में होगा। सेकेंड, अगर डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी है तो उसमें भी कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। अगर मान लो ये ड्रॉप जीरो हो जाए, कुछ भी ड्रॉप ना हो, तो शायद हमें उस समय मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा और उस मैक्सिमम आउटपुट की हमें डीसी वैल्यू निकालनी है। कई बार इसी को हम बोलते हैं नो लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज BDCNL, इसी को हम बोलते हैं BDCNL। अगर कुछ ना कुछ ड्रॉप हो, ड्रॉप कहाँ कहाँ हो सकते हैं, एक तो बाइंडिंग के रेजिस्टेंस में, एक डायोड के रेजिस्टेंस में। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम में से अगर मैं इंटरनल ड्रॉप्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वही क्या मिल जाएगा, हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। उसी को हम कई बार बोलते हैं BDCFL या फिर फुल लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तब हमें पता लगेगा कि रेगुलेशन फैक्टर क्या है। तो बेसिकली रेगुलेशन फैक्टर होता क्या है कि डीसी करंट बढ़ाने या घटाने पर डीसी आउटपुट वोल्टेज पर क्या इफेक्ट हो रहा है, वही क्या शो करेगा, रेगुलेशन फैक्टर शो करेगा। अगला, पीक इनवर्स वोल्टेज, रिपल फ्रिक्वेंसी, कंडक्शन एंगल, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर। तो ये सारे जो स्पेसिफिकेशन हैं ये आपके एग्जाम में एक एक नंबर में जरूर पूछे जाते हैं। खास करके आईईएस और एसएससी जेई के एग्जाम में एक एक नंबर में जरूर पूछे जाते हैं कि इन सारे स्पेसिफिकेशन की वैल्यू डायरेक्टली पूछ लेगा। वो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या देगा, व्हाट इज द पीक फैक्टर या फिर व्हाट इज द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आपको पता होना चाहिए कि उसका पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होगा। डायरेक्टली पूछेगा व्हाट इज द कंडक्शन एंगल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो आपको कंडक्शन एंगल पता होना चाहिए कि उसका कंडक्शन एंगल कितना होगा, पीक फैक्टर कितना होगा, उसका फॉर्म फैक्टर कितना होगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो कल हमने 5 कर लिए थे, आज हमें रिमेनिंग करने हैं। तो अगला करते हैं इनपुट पावर और एंड आउटपुट पावर। तो देखने इनपुट पावर हमें कितनी मिलेगी। तो इनपुट पावर देखते हैं, इनपुट पावर जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे PI से। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, इट इज द एवरेज वैल्यू, इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज across secondary binding and current through
सेकेंडरी बाइंडिंग, करंट थ्रू सेकेंडरी बाइंडिंग। सुनेंगे कि अब इसमें कितना वोल्टेज होगा, कितना करंट होगा। तो हम एक सेकेंडरी बाइंडिंग बना लेते हैं। तो सेकेंडरी बाइंडिंग में जब आपको ध्यान हो, कल सर्किट हमने बनाया था, सेकेंड बाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज कितना था, वोल्टेज तो बी आई था, और करंट कितनी फ्लो हो रही थी, करंट हमने आई निकाली थी, तो मैं इन दोनों की वैल्यू लिख देता हूँ। बी आई इक्वल टू, तो बोला था मैंने वी आई इक्वल टू बी एम साइन अल्फा या बी एम साइन ओमेगा टी, और जो आई की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, उसकी वैल्यू कुछ ऐसी आई थी, आई इक्वल टू बी आई अपॉन आर एफ प्लस आर एल, ये वैल्यू आई थी, आई इक्वल टू बी आई अपॉन आर एफ प्लस आर एल। इन्हीं दोनों का यूज करना है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज पावर। तो पावर इनपुट कितनी हो जाएगी, इनपुट पावर हो जाएगी बी आई इंटू आई, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी एवरेज हो जाएगी एवरेज वैल्यू ऑफ बी आई इंटू आई। और एवरेज वैल्यू हमें पता है कैसे निकाली जाती है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पी एवरेज, या फिर इसी को हम बोलेंगे पी इनपुट इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई बी आई इंटू डी अल्फा। यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं बी आई की। तो बी आई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, देखो हमने बी आई इक्वल टू आई इक्वल टू बी आई अपॉन आर एफ प्लस आर एल, तो बी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर एफ प्लस आर एल, तो आई इंटू आर एफ प्लस आर एल इंटू आई इंटू डी एल्फा। आगे बढ़ेंगे तो पी इनपुट कितना हो जाएगा, पी इनपुट इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई, ये आर एफ प्लस आर एल बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 0 to 2 पाई आई स्क्वायर इंटू डी एल्फा। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, लिखता हूँ आर एफ प्लस आर एल 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आई स्क्वायर इंटू डी एल्फा। अब मैं अगर इस फैक्टर को देखूं, इस फैक्टर को, ये फैक्टर क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ये लिखा हुआ है, कल हमने कैलकुलेट किया था आई आर एम एस होल स्क्वायर। ये जो फैक्टर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आई आर एम एस होल स्क्वायर। तो अपनी इनपुट पावर कितनी हो जाएगी, पी इनपुट इक्वल टू हो जाएगा आर एफ प्लस आर एल इंटू आई आर एम एस होल स्क्वायर। इतनी एसी पावर हमने यहाँ पे अप्लाई की, इतनी एसी पावर आप अप्लाई करोगे। अब हमें देखना ये है कि हमें कितनी डीसी आउटपुट पावर मिल रही है, क्योंकि अपना काम क्या है, बेसिकली डीसी आउटपुट देखना। तो हमें डीसी आउटपुट पावर कितनी मिल रही है, तो आउटपुट पावर अगर मैं देखूँ तो लोड पे मिलेगी, लोड रेजिस्टेंस क्या था, आर एल, लोड रेजिस्टेंस था आर एल, इसके थ्रू करंट फ्लो होगी आई डी सी, हमें डीसी पावर की बात करनी है, ये आर एल। तो पी डीसी या पी आउटपुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी डीसी हो जाएगा आई डी सी होल स्क्वायर और इंटू आर एल, आई डी सी होल स्क्वायर इंटू आर एल। आई डी सी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, आई एम बाई पाई, और आर एल की वैल्यू हमें दी जाएगी क्वेश्चन में, तो वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये तो होगी अपनी इनपुट पावर, इतनी हमने इनपुट पावर अप्लाई की, पी इनपुट, इतनी हमें आउटपुट पावर मिली। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, बेसिकली इफिशियंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। डेट मीन्स रेक्टिफायर किसी इनपुट पावर को कितना डीसी पावर में कन्वर्ट कर रहा है, वही क्या हो जाएगी, उसकी इफिशियंसी हो जाएगी। तो अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं अगले टर्म की, तो इफिशियंसी की डायरेक्टली डेफिनेशन हो जाएगी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। तो देखते हैं कि इसकी इफिशियंसी कितनी होगी। तो देखते हैं इफिशियंसी, एफिशिएंसी हम क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी इक्वल टू या फिर परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट डीसी पावर, आउटपुट डीसी पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। आउटपुट पावर कितना है, पी डी सी डिवाइड बाई पी इनपुट
और इंटू 100। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे पी डी सी और पी इनपुट की। पी डी सी की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है आई डी सी होल स्क्वायर इंटू आर एल, और इनपुट पावर है आर एफ प्लस आर एल इंटू आई आर एम एस होल स्क्वायर। हमें आई डी सी की वैल्यू पता है, हमें आई आर एम एस की वैल्यू पता है, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो आई डी सी की वैल्यू है आई एम बाई पाई होल स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइड बाई आई आर एम एस की वैल्यू है आई एम बाई 2 होल स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर एल इंटू 100। When you solve this, you will get 4 divided by pi square into RL upon RF plus RL into 100. You will get 40.5 RL upon RF plus RL इतने परसेंट। तो जो परसेंटेज एफिशिएंसी आई वो आई है 40.5 RL अपॉन RL प्लस RF, दिस इज RF प्लस RL इंटू 100। तो मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम इफिशियंसी कब हो सकती है, जब इंटरनल ड्रॉप जीरो या फिर एक आइडियल डायोड यूज करें। इसका मतलब RF की वैल्यू कितनी हो, जीरो हो। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ कि मैक्सिमम इफिशियंसी is obtained when RF इक्वल टू, तो कितनी हो जाएगी मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम परसेंटेज इफिशियंसी इज नथिंग बट 40.5%। अब ध्यान दो कि यहाँ पे ये 40.5% क्या शो कर रहा है, इफिशियंसी क्या शो कर रहा है कि कितनी इनपुट पावर को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब ओनली 40.5% इनपुट पावर ही डीसी पावर में कन्वर्ट कर पा रहा है। बकाए कि अभी भी 59.5% अभी भी इसमें एसी पावर है। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर कि अभी इसमें एसी पावर कंपोनेंट ज़्यादा है और डीसी पावर कंपोनेंट कम है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो डीसी पावर सिर्फ 40.5% है, बाकी की 59.5% अभी भी क्या है, इसमें एसी पावर है। अब देखते हैं डीसी डायोड वोल्टेज, डीसी डायोड वोल्टेज, ये सारे टर्म जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे टर्म आपके एग्जाम में पूछे गए हैं एक एक नंबर में। डीसी डायोड वोल्टेज क्या हो जाएगा, मैं डेफिनेशन लिखूँ पहले इसकी, तो ये हो जाएगा इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज एक्रॉस डायोड। देखेंगे अपने पास यहाँ पर था बी आई, ये बी आई था, यहाँ पर डायोड लगा हुआ था, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस था, दिस इज आर एल। हमें इतना पता है कि बी आई इक्वल टू था क्या, बी आई इक्वल टू है बी एम साइन एल्फा। दो केस पढ़े थे हमने, पहला केस था वेट एल्फा इन बिटवीन 0 to पाई, तब डायोड कैसा था, तब डायोड फॉरवर्ड बायस में था, और फॉरवर्ड बायस में इसका मतलब ऑन था, इक्विवेलेंट टू शॉर्ट सर्किट था। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ, ये बी आई है, ये आर एल है, और इस समय आप मुझे यहाँ बी डायोड बता दो, तो बी डायोड कितना होगा, क्या यहाँ पर कोई भी ड्रॉप होगा, शॉर्ट सर्किट में ड्रॉप कितना होता है, 0 होता है। तो इस समय बी डायोड कितना हो जाएगा, इस समय बी डायोड इक्वल टू हो जाएगा 0। अगला केस क्या था, सेकंड केस में व्हेन एल्फा इन बिटवीन पाई टू 2 पाई, तब डायोड कैसा था, तब डायोड रिवर्स बायस में था, इक्विवेलेंट टू ओपन सर्किट था। सर्किट कैसा बनेगा, ये बी आई को मैं ओपन कर देता हूँ, ये आर एल है,
मैं पूछूं कि इस समय बी डायोड कितना होगा, तो इस समय बी डायोड इज नथिंग बट बी आई। पूरा का पूरा इनपुट वोल्टेज कहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, डायोड के अक्रॉस हो जाएगा, क्योंकि डायोड कैसा हो गया, ओपन सर्किट हो गया। अब मुझे निकालना है इसकी एवरेज वैल्यू। तो सबसे पहले मुझे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, जो हमें पता लग गया। क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन? अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूं, बी डायोड इक्वल टू जीरो व्हेन एल्फा इन बिटवीन 0 to पाई, एंड वी आई, और बी आई की वैल्यू है बी एम साइन एल्फा व्हेन एल्फा इन बिटवीन पाई टू 2 पाई, राइट। अब हमें निकालना है बी डी सी डायोड is nothing but average value of B डायोड। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसका टाइम पीरियड हो गया आप 2 पाई, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई बी डायोड डी एल्फा, दिस इज वी डायोड डी एल्फा 1/2 पाई। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, फ्रॉम 0 to पाई इट इज 0 d alpha, plus from pi to 2 pi it is bm sin alpha d alpha। when you solve it we get माइनस का bm by pi। तो vdc डायोड कितना आ जाएगा, vdc डायोड आ जाएगा माइनस bm by pi। तो ये कहलाएगा कि डायोड के अक्रॉस डीसी वोल्टेज कितना है, डायोड के अक्रॉस डीसी वोल्टेज होगा माइनस बी एम पाई। डीसी बेसिकली प्लस भी हो सकती है और डीसी माइनस भी हो सकती है। तो ये कैसा है, ये माइनस वोल्टेज है। हमने पोलैरिटी देखेंगे जरा, हमने जो पोलैरिटी लगा रखी है वो हमने कुछ ऐसी लगा रखी है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। इस बेसिस पे अपनी जो डीसी वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है। अगर मैं पोलैरिटी को उल्टा कर दूं, अगर मैं जहाँ प्लस लिया वहाँ माइनस कर दूं, जहाँ माइनस लिया वहाँ प्लस कर दूं, तो अपनी वैल्यू कितनी आएगी, फिर आएगी बी एम बाई पाई आएगी। अब देखते हैं कि मैक्सिमम डीसी आउटपुट वोल्टेज हमें कितना मिलेगा, उसी को हम बोलते हैं बी डी सी एन एल, नो लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज। तो इसी को हम लिख देते हैं मैक्सिमम डीसी आउटपुट वोल्टेज, और इसी को हम बोलेंगे नो लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज, नो लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज। तो बेसिकली बी डी सी एन एल क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ छोटी सी, बी डी सी एन एल इज नथिंग बट बी डी सी व्हेन आई डी सी इक्वल टू 0, व्हेन आई डी सी इक्वल टू 0। तो देखेंगे यहाँ पर अपनी सेकेंडरी बाइंडिंग थी, यहाँ पे डायोड था, और यहाँ पे आर एल था। ये वोल्टेज हो जाएगा बी डी सी एन एल व्हेन दिस आई डी सी इक्वल टू 0। आई डी सी इक्वल टू, यहाँ पे कितना था, वी आई था, यहाँ पे था बी आई, ये हमने बोल दिया दिस इज वी डी सी डायोड। मैं यहाँ पर सिर्फ डीसी की बात कर रहा हूँ, बी डी सी डायोड। यहाँ पर डीसी ड्रॉप कितना होगा, यहाँ पर डीसी ड्रॉप इक्वल टू होगा 0। बाइंडिंग में डीसी ड्रॉप कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर केवीएल लगाऊँ तो बी डी सी इक्वल टू क्या आएगा, बी डी सी इक्वल टू माइनस बी डी सी डायोड, और बी डी सी डायोड की हमने वैल्यू निकाल ली माइनस बी एम बाई पाई। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी एम बाई पाई। तो बी डी सी एन एल, दिस इज बी डी सी एन एल इज नथिंग बट बी एम बाई पाई। ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि किसी रेक्टिफायर में मैक्सिमम डीसी आउटपुट वोल्टेज हमें कितना मिल सकता है, वो कितना मिल सकता है, बी एम बाई पाई के बराबर मिल सकता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में बी एम बाई पाई के बराबर मिलेगा। अब अगर मैं बोलूँ इंटरनल ड्रॉप्स हो रहे हैं, अगर करंट फ्लो हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बी डी सी एफ एल, फुल लोड। तो अगला टर्म में अगर बोलूँ कि फुल लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं बी डी सी एफ एल। तो बी डी सी एफ एल हम क्या लिखेंगे, बी डी सी एफ एल इक्वल टू मैक्सिमम डीसी आउटपुट वोल्टेज, और इनमें से क्या कर दो, इंटरनल ड्रॉप्स को घटा दो,
इंटरनल ड्रॉप्स को घटा दो। अब इंटरनल ड्रॉप्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं? इंटरनल ड्रॉप ध्यान से सुनेंगे। एक तो सेकेंडरी बाइंडिंग रेजिस्टेंस में हो सकता है, अगर आपकी बाइंडिंग प्रैक्टिकल है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो कुछ ड्रॉप वहाँ पर होगा, और कुछ ड्रॉप डायोड के फॉरवर्ड रेजिस्टेंस में होगा, आरएफ में होगा। तो बेसिकली मैक्सिमम कितना है? BM/पाई माइनस ड्रॉप कहाँ कहाँ हो सकते हैं? एक तो सेकेंडरी बाइंडिंग रेजिस्टेंस में हो सकता है, और एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस में हो सकता है RF में। तो अगर मैं बोलूं कि RSW प्लस RF को R लिख देता हूं, एक रेजिस्टेंस लिख देता हूं R, तो दिस इज माइनस IDC इंटू R, तो BDCFL कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं एक सर्किट डायग्राम बनाऊं तो BDCFL को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं देखेंगे। यहाँ करंट फ्लो हो रही है IDC, दिस इज RL, दिस वोल्टेज इज BDCFL। तो BDCFL को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? BDCFL को लिख सकते हैं IDC इंटू RL, सिंपल। IDC इंटू RL, वोल्टेज इक्वल टू करेंट इंटू रेजिस्टेंस V इक्वल टू IR, IDC इंटू RL। तो आप चाहे तो ये चीज़ लिख लो, चाहे ये चीज़ लिख लो, दोनों सेम वैल्यू होगी, IDC इंटू RL लिख लो, और चाहे BDCFL इक्वल टू BM/पाई माइनस IDC इंटू R लिख लो। तो अगला देखते हैं रेगुलेशन फैक्टर क्या होता है। रेगुलेशन फैक्टर ये डायरेक्टली पूछ लेता है, बहुत सारे एग्जाम में रेगुलेशन फैक्टर पूछा गया है। रेगुलेशन फैक्टर क्या होता है या परसेंटेज रेगुलेशन क्या होता है, इसको हम डिनोट करेंगे परसेंटेज R से। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ कि इट रिप्रेजेंट चेंज इन DC आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू चेंज इन DC आउटपुट करंट। अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं इसको, तो मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? मैथमेटिकली परसेंटेज रेगुलेशन इक्वल टू BDCNL मतलब मैक्सिमम, BDCFL जब ड्रॉप हो रहे हैं, डिवाइड बाई BDCFL और इंटू 100। तो BDCNL की वैल्यू कितनी थी? BDCNL की वैल्यू थी BM/पाई माइनस, इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू थी BM/पाई माइनस IDC इंटू R डिवाइड बाई, इसको हम इस टर्म में लिखते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पज, IDC इंटू RL और इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा R/RL इंटू 100। तो परसेंटेज रेगुलेशन, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ROR में। तो परसेंटेज रेगुलेशन इक्वल टू R/RL इंटू 100। तो आइडियली रेगुलेशन फैक्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? पूछा जाता है एग्जाम में कि किसी आइडियल सर्किट का रेगुलेशन फैक्टर कितना होना चाहिए। तो रेगुलेशन फैक्टर अगर हमें मैक्सिमम करना है, इसका लो इंटरनल ड्रॉप्स कम से कम करना पड़ेगा, इंटरनल लॉस हमें कम से कम करने पड़ेंगे, और इंटरनल लॉस कम से कम कितना हो सकता है? 0। वो 0 कब होगा? जब ना तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी लॉस हो और ना ही डायोड की रेजिस्टेंस में कोई भी लॉस हो। इसका मतलब जो RSW है वो भी 0 हो जाए और जो RF है वो भी 0 हो जाए। इसका मतलब लॉजिकली मैं ये बोल रहा हूँ, जो रेजिस्टेंस R लिखा है मैंने, यहाँ पर R की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए। सो फॉर आइडियल सर्किट R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अगर R की वैल्यू 0 हो जाएगी तो परसेंटेज रेगुलेशन कितना होना चाहिए? परसेंटेज रेगुलेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0%। इसका मतलब किसी एक आइडियल सर्किट के लिए परसेंटेज रेगुलेशन कितना होता है? 0। या फिर हम बोले प्रैक्टिकल सर्किट के लिए कितना होगा, तो किसी प्रैक्टिकल सर्किट के लिए रेगुलेशन फैक्टर कम से कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। तो रेगुलेशन फैक्टर अपना कितना आ गया? R/RL इंटू 100। तो इस तरह से कुछ फैक्टर हैं। अब अगला फैक्टर देखते हैं
पीक इनवर्स वोल्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीक इनवर्स वोल्टेज जब भी आप किसी भी रेक्टिफायर को डिजाइन करते हो या फिर डायोड के सर्किट को डिजाइन करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसका पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होगा। तो पीक इनवर्स वोल्टेज बेसिकली है क्या, चलो डिफाइन करते हैं, देखते हैं है क्या ये। पीक इनवर्स वोल्टेज PIV, PIV, तो PIV है क्या। सबसे पहली बात तो मैं डेफिनेशन लिखूंगा, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज occurs across diode when diode is in reverse bias। जब डायोड रिवर्स बायस में होगा तो उसके एक्रॉस कितना मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अकर हो सकता है, वही क्या कहलाएगा, PIV। तो बेसिकली PIV से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी, PIV से हमें पता चलेगा, देखेंगे कि PIV इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ B डायोड व्हेन डायोड इज इन रिवर्स बायस। तो देखेंगे यहाँ पे मैंने निकाला था बी डायोड, मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ तो बी डायोड की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली थी। वी डायोड जब डायोड रिवर्स बायस में था, देखेंगे ये चीज़ देखो, जब डायोड रिवर्स बायस में है तो उसके एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, BI के बराबर है। ये देखो वोल्टेज ड्रॉप कितना है, BI के बराबर है। तो बेसिकली इसी की मैक्सिमम वैल्यू ही क्या शो करेगी, PIV शो करेगी। तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, BI, डेट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ BM साइन एल्फा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, PM। तो PIV बेसिकली क्या शो कर रहा है, PIV शो कर रहा है कि रिवर्स बायस, जब डायोड रिवर्स बायस में है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। तो अपना आंसर आया BM हो रहा है। हमें पता लग गया कि अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर बनाएंगे तो किसी डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप रिवर्स बायस में BM होगा। तो PIV निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ी, फॉर डिजाइनिंग पर्पज। जब भी हम डायोड खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक रेटिंग दी जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, वो मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज होता है जहाँ तक डायोड सेफली काम कर सकता है। अगर रिवर्स बायस वोल्टेज उस ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा तो डायोड डैमेज हो जाएगा। इसका मतलब जब हमने डायोड को अपनी सर्किट में लगाया तो उसमें मैक्सिमम ड्रॉप कितना हो रहा है, BM हो रहा है। इसका मतलब जब भी हम डायोड खरीदेंगे तो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज BM से ज़्यादा होना चाहिए, उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज रेटिंग BM से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उसकी रेटिंग BM से कम है तो शायद अपना डायोड क्या हो जाएगा, जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा, अपना सर्किट कोलैप्स कर जाएगा, काम ही नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर एक नोट लिख रहा हूँ, द ब्रेकडाउन वोल्टेज, या फिर मैं ऐसा लिखता हूँ, फॉर diode to be safe, the breakdown voltage should be greater than PIV। या फिर हम ऐसा बोलें, दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं PI शुड बी लेस देन ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो डायोड को अगर सेफली काम कराना है तो PIV की वैल्यू ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लें कि हमने जो सर्किट बनाया है उसमें BM की वैल्यू कुछ है, आ रही है, BM की वैल्यू मान लेते हैं कुछ 20 वोल्ट है। जो BM की वैल्यू आ रही है वो मान लेते हैं 20 वोल्ट है। इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि जब भी हम डायोड को रिवर्स बायस में करेंगे तो उसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कितना हो सकता है, 20 वोल्ट हो सकता है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट। ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू 20 वोल्ट से ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगर उससे कम हुई तो डायोड क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, डायोड जल जाएगा।
अगला देखते हैं कि इसकी रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। रिपल फ्रिक्वेंसी क्या शो करेगी, देखेंगे ज़रा। रिपल फ्रिक्वेंसी या फिर हम इसी को बोलते हैं और फ्रिक्वेंसी ऑफ आउटपुट। फ्रिक्वेंसी ऑफ आउटपुट देखेंगे। हमें इतना पता है कि जब हमने इनपुट और आउटपुट बनाया था तो इनपुट कुछ ऐसा था, ये इनपुट था, और आउटपुट कैसा था। अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो 0 से लेके पाई के बीच में आउटपुट था, पाई से लेके 2 पाई के बीच में आउटपुट नहीं था, फिर से आउटपुट था। तो अगर मैं आउटपुट को ड्रॉ करूं तो आउटपुट कुछ ऐसा बना था, यहाँ से लेके यहाँ तक आउटपुट था, यहाँ से लेके यहाँ तक आउटपुट था, और ये इन दोनों के बीच आउटपुट नहीं था। तो अगर मैं यहाँ पे नाम दूँ 0 पाई 2 पाई 3 पाई, तो यहाँ पर भी 0 पाई 2 पाई 3 पाई, दिस वॉज आवर आउटपुट। अब ऑब्जर्व करो, इनपुट का टाइम पीरियड कितना है 2 पाई, और आउटपुट का टाइम पीरियड भी कितना है 2 पाई। इसका मतलब इनपुट और आउटपुट का टाइम पीरियड सेम है। अगर टाइम पीरियड सेम है तो इन दोनों की फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी। तो अगर मैं बोलूँ कि आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी। आउटपुट फ्रिक्वेंसी इस लाइन फ्रिक्वेंसी के बराबर, जो हमने इनपुट अप्लाई किया था लाइन फ्रिक्वेंसी f0 के बराबर ही हो जाएगी। जो हमने इनपुट अप्लाई किया था शुरुआत में, AC इनपुट अप्लाई किया था, जो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी वही क्या हो जाएगी, आउटपुट की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। तो ये मैं एक एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ आपके लिए कि इस आउटपुट वेवफॉर्म की आपको, जो गेट की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली उनके लिए है, गेट और IAS के लिए, SSC JEE के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट जो मैं अब बताने वाला हूँ, कि इस आउटपुट फ्रिक्वेंसी की आप फोरियर सीरीज कैलकुलेट करना। और फोरियर सीरीज क्या आएगी, उसमें कौन कौन से टर्म आएंगे। तो मैं यहाँ पर आउटपुट की फोरियर सीरीज लिख रहा हूँ। जो फोरियर सीरीज आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, BM/π प्लस BM/2 साइन ω0t माइनस 2BM/π समेशन k इक्वल टू इवन कॉस k ω0t अपॉन k + 1 k - 1। दिस इज द फोरियर सीरीज ऑफ आउटपुट वेवफॉर्म। मैं इसको लिखूं, ये है क्या, दिस इज द फोरियर सीरीज ऑफ आउटपुट वेवफॉर्म। अब देखेंगे जरा कि इसमें कौन कौन सी टर्म क्या क्या शो कर रहे हैं। जो ये वाला टर्म है ये है इसका DC टर्म, DC कंपोनेंट, ये है इसका DC कंपोनेंट। ये जो है ये टोटल हो जाएगा इसका AC कंपोनेंट, जिसमें से अगर मैं और थोड़ा सा एम्फेसाइज करूं तो ये वाला जो टर्म है ये है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। टर्म, और ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट कहलाएगा हार्मोनिक्स। तो इसमें कौन कौन सी हार्मोनिक्स होंगी देखेंगे ज़्यादा। k इक्वल टू इवन है, इसका मतलब इसमें कौन कौन से टर्म है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कौन कौन से टर्म है, तो आउटपुट कंसिस्ट ऑफ सबसे पहली बात तो DC कंपोनेंट है। पहला तो DC कंपोनेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट में कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से उसमें फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले तो DC कंपोनेंट प्रेजेंट है। सेकंड, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी F0 प्रेजेंट है। एंड थर्ड,
इसमें इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन से इवन हार्मोनिक्स का मतलब होता है कि के एफ नॉट वेयर के इक्वल टू क्या होगा, सिर्फ इवन होगा। इवन हार्मोनिक्स के एफ नॉट प्रेजेंट होंगे। इतना आपको ध्यान रखना है कि आउटपुट में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो डीसी कंपोनेंट है, इसमें फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट एफ नॉट है और इवन हार्मोनिक्स हैं। एसएससी जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं 2 या 3 बार पूछा गया है कि हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इवन हार्मोनिक्स होते हैं, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है और डीसी कंपोनेंट होते हैं। तो अगला कंपोनेंट देखते हैं। अगला कंपोनेंट है कंडक्शन एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कंडक्शन एंगल। गेट में भी पूछा गया है कंडक्शन एंगल, इलेक्ट्रिकल में पूछा गया है कंडक्शन एंगल कितना होता है। तो देखेंगे जरा कंडक्शन एंगल। कंडक्शन एंगल सबसे पहले तो मुझे डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या होगी? कंडक्शन एंगल इट इज द टाइम ड्यूरेशन, इट इज द टाइम ड्यूरेशन in which diode is on, or we can say or output is not equal to 0। तो किस साइकिल के, किस टाइम ड्यूरेशन के लिए आउटपुट नॉन जीरो है, तो हमें देखना यही है। तो हमें इनपुट पता है, इनपुट कैसा था, इनपुट कुछ ऐसा था, ये इनपुट था, ये इनपुट था बी आई, ये पीक वैल्यू थी बी एम और ये माइनस बी एम। सुनेंगे, ये 0 था, ये पाई था, ये 2 पाई था। देखेंगे अभी मैं मान के चल रहा हूँ पहला केस, केस नंबर 1 मान के चल रहा हूँ मैं कि डायोड आइडियल है। केस 1 कि इफ डायोड इज आइडियल, इफ डायोड इज आइडियल। अगर डायोड आइडियल है इसका मतलब क्या होगा कि उसका कट इन वोल्टेज कितना है, 0। कट इन वोल्टेज 0 का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे ही इनपुट 0 से बढ़ेगा डायोड टर्न ऑन हो जाएगा। अगर बी गामा होता, मान लो 0.7 है, इसका मतलब इनपुट की वैल्यू जब तक कट इन वोल्टेज से कम रहेगी तब तक तो वो ऑफ रहेगा, और जैसे ही कट इन वोल्टेज से ऊपर होगी तब कहीं जाके हमें डायोड ऑन होगा और हमें आउटपुट मिलेगा। बट अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि उसका कट इन वोल्टेज कितना है, 0 है। इसका मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं कि डायोड इस पूरी साइकिल के लिए, देख रहे हो, इस पूरी साइकिल के लिए डायोड ऑन होगा। पूरी 0 से लेके पाई के बीच में डायोड ऑन होगा और 0 से लेके पाई के बीच में हमें आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब कंडक्शन एंगल कितना हो जाएगा, कंडक्शन एंगल हो जाएगा कंडक्शन एंगल हो जाएगा पाई रेडियन और 180 डिग्री। किसी में पूछ सकता है, वो डिग्री में भी पूछ सकता है और रेडियन में भी पूछ सकता है। पाई का मतलब है पाई रेडियन और 180 डिग्री, ये एक एंगल हो जाएगा कि पाई और 180 डिग्री। सेकंड केस, इफ डायोड हैज कट इन वोल्टेज बी गामा। अगर डायोड का कट इन वोल्टेज बी गामा है तो देखेंगे, मैं फिर से बना रहा हूं इनपुट, मैं फिर से बना रहा हूं इनपुट, दिस इज इनपुट। अब डायोड कब ऑन होगा, जब इनपुट की वैल्यू कट इन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगी। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, डायोड विल बी ऑन when input exceed cut in voltage, exceed कट इन वोल्टेज। तो मैं यहाँ पर एक लेबल बना देता हूँ कट इन वोल्टेज का, मान लेते हैं ये लेबल है कट इन वोल्टेज का बी गामा का, ये लेबल है कट इन वोल्टेज बी गामा का। अब डायोड कितने टाइम के लिए ऑन होगा देखेंगे जरा, मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ डायोड सिर्फ इतनी साइकिल के लिए ऑन होगा, सिर्फ और सिर्फ इतनी साइकिल के लिए ऑन होगा। जहाँ पर मैं ये पेन चला रहा हूँ, जहाँ पर मैं ये लेजर चला रहा हूँ, सिर्फ इतनी साइकिल के लिए ऑन होगा। बकाया देखेंगे ज़रा, इतनी साइकिल के लिए ऑफ रहेगा, ये पूरी साइकिल के लिए ऑफ रहने वाला है। बी गामा से जैसे ही कम रहेगा इनपुट, आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो हमें यही चीज़ निकालनी है कि कितने टाइम के लिए ये ऑन रहेगा, कंडक्शन एंगल। तो देखेंगे
यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर ये थीटा है, ये 0 था, ये पाई था, ये 2 पाई था, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा डिग्री में। अगर रेडियन की बात करें तो पाई माइनस थीटा। फाइन, तो कंडक्शन एंगल कितना हो जाएगा, कंडक्शन एंगल इक्वल टू 180 माइनस थीटा और माइनस ऑफ थीटा, डेट मीन्स 180 माइनस 2 थीटा। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो एट एल्फा इक्वल टू थीटा बी आई की वैल्यू कितनी हो रही है, बी गामा। यहाँ पर पुट कर दो, बी आई है कितना, बी आई इक्वल टू है बी एम साइन थीटा इक्वल टू बी गामा। तो थीटा इक्वल टू मिलेगा साइन इनवर्स बी गामा अपॉन बी एम। ये आपका डिग्री में आ जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान रखना, जब आप कैलकुलेटर यूज करोगे तो डिग्री में या फिर रेडियन में आप किस में निकाल रहे हो, आपको आंसर किस में पूछा गया है। तो कंडक्शन एंगल कितना हो जाएगा, कंडक्शन एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 साइन इनवर्स बी गामा अपॉन बी एम। ये हो जाएगा टोटल कंडक्शन एंगल के, जब डायोड नॉन आइडियल होगा तो उसका कंडक्शन एंगल होगा 180 माइनस 2 साइन इनवर्स बी गामा अपॉन बी एम। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में, स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं, ईएस में पूछा गया है, एसएससी जेईई में पूछा गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर डायोड आइडियल है तब तो 180 डिग्री होगा, अगर डायोड नॉन आइडियल है तब कंडक्शन एंगल होगा 180 माइनस 2 साइन इनवर्स बी गामा अपॉन बी एम। अगला बचता है अपना पीक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर। तो पीक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर देखेंगे जरा। पीक फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर इक्वल टू होता है पी एफ इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइड बाई आरएमएस वैल्यू। तो आउटपुट की पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू कितनी है बी एम, आरएमएस वैल्यू कितनी आई थी बी एम बाई 2, या फिर करंट के फॉर्म में लिखोगे आई एम और आई एम बाई 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। पीक फैक्टर इक्वल टू आ जाएगा 2। अगर मैं बात करूँ फॉर्म फैक्टर की, अगर मैं बात करूँ फॉर्म फैक्टर की, तो फॉर्म फैक्टर इक्वल टू होता है आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। आरएमएस कितनी आई थी, आरएमएस आई है, करंट के फॉर्म में लिख देता हूँ आई एम बाई 2 डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू कितनी आई थी, आई एम बाई पाई, डेट मीन्स इट इज पाई बाई 2, या फिर बोले 1.57। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं कि पीक फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट कितना होगा, 2 होगा, और फॉर्म फैक्टर कितना होगा, 1.57 होगा। यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर को याद रखने का तरीका क्या है। अगर मैं एक वेव फॉर्म बनाऊँ, इनपुट वेव फॉर्म, तो इसमें मैं सारी लेवल शो करने वाला हूँ, देखेंगे जरा। ये इनपुट है, ये तो हो गई इसकी पीक वैल्यू, दिस इज द पीक वैल्यू। इसके नीचे जो बी एम बाई 2 ये हो गई इसकी, या फिर इसकी, तो अगर मैं इस वेव फॉर्म की बात करूं तो इसकी एवरेज वैल्यू हो गई है, सॉरी आरएमएस वैल्यू हो गई बी एम बाई रूट 2, दिस इज द आरएमएस लेवल, दिस इज द आरएमएस लेवल। अगर मैं एवरेज लेवल की बात करूं तो इसकी एवरेज वैल्यू होती है 2 पी एम बाई पाई, ये हो गई इसकी एवरेज वैल्यू या फिर एवरेज लेवल। तो आपको ध्यान कैसे रखना है, देखेंगे कि जो पीक और आरएमएस लेवल के बीच का है इसको हम कहेंगे पीक फैक्टर, और जो आरएमएस और एवरेज के बीच का है उसको हम कहेंगे फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा आरएमएस अपॉन एवरेज, और पीक फैक्टर हो जाएगा पीक अपॉन आरएमएस लेवल। तो ये सिंपल याद करने का तरीका है कि आप फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर की वैल्यू और उसके फॉर्मूले आप कैसे याद रखोगे, यहाँ से आप निकाल सकते हो फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। तो हमने पिछले 2 लेक्चर में डायोड को, हाफ वेव रेक्टिफायर को हमने पूरा डिफाइन किया है, उसके बहुत सारे
बहुत सारे स्पेसिफिकेशन डिफाइन किए हैं, तो मैं एक एक करके उनका रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले था इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट, जिसकी वैल्यू आई थी आई इक्वल टू आई एम साइन एल्फा व्हेन एल्फा इन बिटवीन 0 to पाई एंड 0 व्हेन एल्फा इन बिटवीन पाई टू 2 पाई। अगला फैक्टर था उसकी आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस आई थी आई एम बाई 2 और एवरेज आई थी आई एम बाई पाई। उसकी एसी आरएमएस कितनी आई थी, आई डैश आरएमएस इक्वल टू अंडर रूट आई आरएमएस होल स्क्वायर माइनस आई डी सी होल स्क्वायर। वहाँ से हमने रिपल फैक्टर निकाला था, रिपल फैक्टर आया था 1.21। उसके बाद हमने डीसी पावर निकाली, सॉरी इनपुट पावर निकाली। इनपुट पावर कितनी आई थी, आई आर एम एस होल स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर एल। वहाँ से हमने आउटपुट पावर निकाली, आउटपुट पावर कितनी आई, आई डी सी होल स्क्वायर इंटू आर एल। वहाँ से इफिशियंसी निकाली, तो मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी आई 40.5%। डीसी डायोड वोल्टेज कितना आया था माइनस बी एम बाई पाई। मैक्सिमम डीसी आउटपुट वोल्टेज कितना आया, मैक्सिमम डीसी आउटपुट वोल्टेज आया बी एम बाई पाई। अगर मैं वहाँ से इंटरनल ड्रॉप्स घटा दूँ तो अपने पास आ जाएगा फुल लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज बी डी सी एफ एल। वहाँ से हमने निकाला रेगुलेशन फैक्टर आया आर अपॉन आर एल इंटू 100। तो आइडियली रेगुलेशन फैक्टर कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 0। आइडियली रेगुलेशन फैक्टर होगा 0। अगला हमने निकाला कंडक्शन एंगल कितना है 180 डिग्री, जब वो आइडियल है, और अगर आइडियल नहीं है तो 180 माइनस 2 थीटा वी हैड थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स बी गामा अपॉन बी एम। उसकी रिपल फ्रिक्वेंसी निकाली और उसकी फोरियर सीरीज निकाली। रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी आई, उसकी लाइन फ्रिक्वेंसी के बराबर ही एफ नॉट के बराबर ही आई है। उसके बाद हमने पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर निकाला, तो पीक फैक्टर आया 2 और फॉर्म फैक्टर आया 1.57। तो ये सारे आपको स्पेसिफिकेशन आपको याद रखने हैं। यहाँ से आपके एक नंबर की क्वेश्चन जरूर पूछता है, एसएससी जेईई में, ईएस में, या फिर गेट के 1 मार्क क्वेश्चन में जरूर वो क्वेश्चन पूछता है। तो अगली क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं गेट में, एसएससी और आपके आईईएस के एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। If you really like this video, if you really like my video, तो please share, like and subscribe to the channel। ये चीज़ मुझे मोटिवेट करेगी, मैं और अच्छा कंटेंट ला पाऊँगा। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।